नमस्कार। आज के इस वीडियो में चर्चा होगी भारत और इटली के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में। इसमें व्यापार, निवेश, अलग अलग जो सैन्य के क्षेत्र में हमारे जो आपस में मुद्दे हैं उनके बारे में बात होगी। विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भू राजनीति किस प्रकार से सारी चीज़ें हैं, पूरा डिस्कशन होगा। इंटरनेशनल रिलेशन की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट तो है ही, साथ में करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है। पूरे सोशल मीडिया में हैशटैग मेलोडी जो ट्रेंड हुआ है, तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना। तो ज़रूरी है इसके बारे में अच्छे से समझना। आज के इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए, पूरी जानकारी आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। आइए शुरू करते हैं। जब किसी भी दो राष्ट्रों के संबंधों की बात हो तो उसका सबसे पहले व्यापार संरचना है ना, सबसे पहले इकोनॉमिक बात करना आवश्यक है। अगर बात की जाए यूरोपीय संघ में, इटली भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है ना। जो हमारा व्यापार में पार्टनर है वो चौथा सबसे बड़ा है इटली, अगर अपन यूरोपीय देशों की बात करें तो, जिसके साथ द्विपक्षीय व्यापार 2024-25 में 13.76 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। भारत लगातार सकारात्मक व्यापार संतुलन बनाए रखता है, वो तो एक क्लियर बात है ही, ठीक है। तो 2024-25 में 1.70 अरब अमेरिकी डॉलर का ये था। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अगर बात करें, FDI आप लोग समझते होंगे, भारत में संचयी FDI प्रवाह के मामले में इटली 19वें स्थान पर है ना। यानी ये क्लियरली चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि भाई कैसे चल रहा है। अप्रैल 2000 से मार्च 2025 FDI ऐसे ही होता है। पूंजी प्रवाह मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल क्षेत्र में केंद्रित है, इसके बाद व्यापार और औद्योगिक मशीनरी, ऐसा है ना। संस्थागत निवेश समर्थन की यदि बात की जाए तो 2025 की शुरुआत में उच्च स्तरीय मंचों के बाद इटली ने 470 मिलियन यूरो के नए निवेश की घोषणा की भारत में, और दिल्ली में अपना कार्यालय खोलकर SIMEST करके इसके माध्यम से 500 मिलियन यूरो की एक समर्पित फंडिंग लाइन स्थापित की। तो ये भी समझना आवश्यक है। ऐसा ही हर देश के लिए है, यही इटली के लिए हम बता रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है। अब आपको यहाँ पे ये माइंड में क्लियर रखना है हर चीज़ के बारे में, कहीं ना कहीं आपको एक माइंड मैप क्रिएट कर लेना है, कौन सबसे अच्छा है, उसके बाद तो ओवरऑल आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप करंट अफेयर्स की दृष्टि से उसको जोड़ते रहिए, ऑटोमेटिकली आपके नोट्स क्रिएट होते जाएंगे, और इनके भी नोट्स आपको साथ साथ में बनाते चलना है। आगे बढ़ते हुए बात की जाए सामरिक रक्षा और समुद्री अभिशरण की, तो ऐसे में भारत द्वितीय विश्व युद्ध के इतालवी अभियान से इटली के साथ एक गहरी सैन्य विरासत साझा करता है द्वितीय विश्व युद्ध से, जहां कुल 20 पदकों में से 6 विक्टोरिया क्रॉस भारतीय सैनिकों को प्रदान किए गए हैं, ठीक है, इटली में। ये चीज़ भी एक जानने योग्य है। समुद्री और नौसैनिक अंतर संचालनीयता की यदि बात की जाए, द्विपक्षीय नौसैनिक समन्वय में नियमित पैसेक्स है ना, पासिंग एक्सरसाइज, तो जिसको आप जानते होंगे पैसेक्स कैसा है ना, तो ये भी शामिल है। साथ ही मिलान, ये करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। मिलान नौसैनिक अभ्यासों में इटली की भागीदारी भी शामिल है। विज्ञान प्रौद्योगिकी की बात की जाए तो भारतीय शोधकर्ताओं ने इटली के ट्रिएस्टे में स्थित एलेक्ट्रा सिंक्रोट्रोन सुविधा के साथ हस्ताक्षरित आशय पत्र के माध्यम से यूरोप के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थानों तक सीधी पहुंच प्राप्त कर ली है। यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी अच्छी खासी पार्टनरशिप इंडिया और इटली की है, ठीक है। तो इसरो और इटालियन स्पेस एजेंसी के समन्वय के तहत इस साझेदारी ने उपग्रह सेवाओं, सैटेलाइट सर्विसेज और ग्राउंड स्टेशन समाधानों को कवर करने वाले B2B समझौतों के माध्यम से वाणिज्यिक संचालन को एकीकृत किया है, ठीक है। तो ये भी क्लियर कर लीजिए, अलग अलग क्षेत्र हम कवर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आतंकवाद विरोध और साइबर सुरक्षा दोनों ज़रूरी मामले हैं। कहीं ना कहीं एक दोनों राष्ट्रों में एक संस्थागत समन्वय में महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुरक्षा पर केंद्रित एक द्विपक्षीय साइबर संवाद शुरू किया था,
है ना। साथ ही आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह भी इसके भीतर एक सक्रिय समन्वय है। किसके लिए? आतंकवाद के लिए और साइबर के लिए भी एक सही काम मतलब चल रहा है। ठीक है, अब आता है भू राजनीति, जियोपॉलिटिक्स। इटली ने भारत के नेतृत्व वाली कई बहुपक्षीय पहलों में भाग लिया, है ना। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रांस के साथ जो भारत ने 2015 में शुरू किया, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन, है ना, CDRI, इंडो पैसिफिक महासागर पहल। इस प्रकार की भू राजनीति है, मतलब जियोपॉलिटिक्स में सभी राष्ट्रों के लिए जो है उसमें तो इटली ने काफ़ी पहलों में भारत के हिस्सा लिया है, ये भी आप लोग याद रखिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चुनौतियों की। ज़रूरी है उसके बारे में भी जानना। अगर चुनौतियों की बात करें तो भू राजनीतिक संवेदनशीलता यानी ये क्या है? तो इसका भौतिक बुनियादी ढांचा पश्चिम एशिया में चल रही भू राजनीतिक अस्थिरता के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बना हुआ है ना। तो कहीं ना कहीं मतलब वही जियोपॉलिटिकल जो कारण है उसकी सेंसिटिविटी के कारण हमारा इंडिया और इटली इन दोनों के संबंधों में वहाँ पर वो है परोक्ष संघर्ष, लाल सागर संकट और समुद्री अवरोध बिंदुओं, जैसे आप सबको पता है अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला, है ना, इस पर मंडरा रहे खतरे गंभीर सुरक्षा और वित्तीय जोखिम पैदा करते हैं, जो गलियारे के समुद्री और रेल दोनों खंडों के संचालन में देरी का खतरा पैदा करते हैं। दूसरा, संरक्षणवादी नीतियाँ। यूरोपियन नियामक ढांचे विशेष रूप से कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म और सख्त स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपाय भारत निर्यात जैसे इस्पात, वस्त्र और कृषि उत्पाद को असमान रूप से प्रभावित करते हैं, है ना। जो वहाँ की यूरोप की कहीं ना कहीं EU की बोल लीजिए या किसी की भी संरक्षणवादी नीतियाँ हैं, जिससे वास्तविक वाणिज्यिक एकीकरण धीमा हो रहा है। विरासत अनुपालन, ये भी एक जरूरी विषय है। दोनों देशों के रक्षा मंत्रालयों के भीतर जटिल विरासत में मिली खरीद और अनुपालन प्रणालियां मौजूद हैं। नौकरशाही की लाल फीताशाही, कठोर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण वार्ता और इतालवी रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों, है ना, और भारतीय निजी सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों के बीच संयुक्त उद्यमों को अंतिम रूप देने में देरी अक्सर सक्रिय उत्पादन लाइनों को रोक देती है। ये एक ज़रूरी बात है। तो कहीं ना कहीं ये आप सैन्य का क्षेत्र बोल लीजिए, है ना, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये एक चुनौती बनती है। ठीक है, भारत और इटली इन दोनों के कई ऐसे ढांचे हैं जो अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न ढांचे हैं। AI की बात करें, फिनटेक की बात करें या डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की बात करें, संयुक्त उद्यमों को बढ़ाने के लिए भारत के डेटा स्थानीयकरण जनादेश, जो भारत में जैसे डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023, है ना। अब यूरोप का जो है पूरा डेटा संरक्षण विनियमन जो है बहुत कठोर है ना, इसके साथ संरेखित करना आवश्यक है। परंतु डेटा संप्रभुता के प्रति इस विभिन्न दृष्टिकोण के कारण सामंजस्य स्थापित करना एक जटिल कानूनी बाधा बनी हुई है। तो ये ऐसी दिक्कतें हैं जहां हम लैग कर रहे हैं। वित्तीय बोझ एक बड़ा मामला। सामाजिक सुरक्षा समझौतों के अभाव में इटली में काम करने वाले भारतीय प्रवासी और पेशेवर अक्सर दोहरे कराधान का सामना करते हैं। भारत लौटने पर अपने पेंशन योगदान खो देते हैं। परस्पर विरोधी कर जैसे जो टैक्स का वहाँ पे सिस्टम है, इनकी संरचनाओं का सामंजस्य स्थापित करना, पेंशन को वहाँ पे कि भाई सुनिश्चित करना कहीं ना कहीं वर्षों की गहन बातचीत का काम है। ये भारतीय प्रतिभाओं के लिए इतालवी श्रम बाजार के आकर्षण को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। ये भी कुछ चुनौतियाँ थी, कुछ नहीं, और बड़ा ज़रूरी है इस मैटर में। कभी मेंस में आंसर राइटिंग के लिए तो बहुत लाभदायक है ये, और प्रीलिम्स में सीधे सीधे क्वेश्चन आपको मालूम ही है ना, क्योंकि करंट अफेयर से कहीं ना कहीं मैच हो रहा है। जब भी भारत और इटली की बात होगी, एक टॉपिक बहुत ज़रूरी है, भारत इटली संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना। ठीक है, 2025 से 29 के बीच, अभी नवंबर 2023 में PM मोदी और इटली PM जॉर्जिया मेलोनी, हम सभी लोग जानते हैं, इनकी बैठक हुई थी रियो द जेनेरियो में, है ना। तो यहाँ पर
अनेक रणनीतिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों का मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से यहाँ पर भारत इटली संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना लॉन्च किया गया। ये पूरी कार्य योजना, ये AI, देखिए जो जो वहाँ चुनौतियाँ थी कहीं ना कहीं उसी में AI, साइबर सुरक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ, नवीकरणीय ऊर्जा और जैव ईंधन, शिक्षा और व्यावसायिक गतिशीलता, दूरसंचार और जैव प्रौद्योगिकी, अपेक्षित रणनीतिक परिणाम, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और नवाचार और युवा सहभागिता के क्षेत्र में ठोस परिणाम प्राप्त करना है। तो इसका तो एक प्रॉपर अलग वीडियो बन सकता है और ये भी कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। तो ये भारत इटली संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना करंट अफेयर्स में अभी 2025 से 29 की है, भले 2023 में लॉन्च किया गया था मगर फिर भी, तो ये जानना आवश्यक है। इसी प्रकार एक रणनीतिक कनेक्टिविटी परियोजना भी है, उसके बारे में भी जानते हैं, IMEEC। तो IMEEC जो है ये भारत मध्य पूर्व यूरोप की आर्थिक गलियारे की बात है ना। ये एक कॉरिडोर है जो भारत और मध्य पूर्व यूरोप के बीच में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। अब जब भी बात हो तो उसमें इटली की भी तो भूमिका है। इसका उद्देश्य है कि परिवहन नेटवर्क के माध्यम से मध्य पूर्व के रास्ते भारत को यूरोप से जोड़ा जाए। जरूरी है, ये भारत के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्षेत्रीय संपर्क, आर्थिक एकीकरण और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देता है। अब भारत और इटली की क्या भूमिका है, तो इसमें इसके कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए नवीकृत प्रतिबद्धता, इटली ने इसके लिए एक विशेष दूत नियुक्त किया है जो गंभीरता और सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है। विशेष एक अलग व्यक्ति इसके लिए नियुक्त किया है। तो ये IMEEC है, ध्यान रखिएगा, ये भी ज़रूरी है। इसके बारे में भी अलग से बनाना पड़ेगा सीधे तौर पे। इसमें इसके लिए पार्टनरशिप की अगर बात कर रहे हैं, संबंधों की, तो ज़रूरी है, मगर अलग वीडियो बनेगा तो सारे देश का क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा भारत और इटली दोनों राष्ट्रों के संबंधों का विषय था। निष्कर्ष अगर निकालें, भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण की बात करें, भारत और इटली की विकसित हो रही साझेदारी आपसी रणनीतिक हितों और साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है ना। जैसा हमने बताया कि JSAP जो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है 2025 से 2029 के लिए, और IMEEC पहल कनेक्टिविटी, ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक कूटनीति और नवाचार, इसमें दीर्घकालिक लाभों के साथ द्विपक्षीय जुड़ाव को कहीं ना कहीं फिर से डिफाइन कर रही है। जैसे जैसे वैश्विक भू राजनीति, जियोपॉलिटिक्स अपनी और डायमेंशंस ढूंढेगी, बहुध्रुवीयता की ओर बढ़ेगी, है ना, जैसे बढ़ रही है, तो भारत इटली साझेदारी लचीले, टिकाऊ और भविष्योन्मुखी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक मॉडल के रूप में काम कर सकती है। दोनों राष्ट्रों का जो फ्यूचर है, मतलब संबंधों की बात करें तो पॉजिटिव वे में नज़र आ रहा है। ओवरऑल भारत शांति प्रिय देश है, किसी से कोई ऐसा अपना वो नहीं है, सभी के साथ, जितने देश देखेंगे सबके साथ ऐसे ही। मगर हाँ, पार्टनरशिप अलग अलग होती हैं, चीज़ें अलग अलग होती हैं, कहीं कहीं कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव है। यहाँ ओवरऑल जो अपन को दिखा वो अपन ने बताया। चुनौतियाँ बताना, सकारात्मक चीज़ें बताना, सब बताना हमारा काम है, हमने बताया है। कुछ और सजेशंस हो तो दीजिए, वीडियो से रिलेटेड फीडबैक ज़रूर दीजिए। यही कुछ चीज़ें थी, मेरे को लगता है पूरा टॉपिक कवर हो गया है। फीडबैक ज़रूर दीजिए। ये था वीडियो का अंत। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।